नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव आज वेस्ट इंडिया से अपने को-होस्ट नोबोनीता चक्रवर्ती के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ आईआईटी बीएचयू के रजिस्ट्रार श्री राजन श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद। बहुत आभार भी कि आप अपना समय निकाले। सर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज धरती का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच चुका है और यहाँ तक कि पीने की पानी की भी किल्लत हो रही है। धरती तप रही है, तो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। तमाम वो दिक्कतें आ रही हैं जो पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे में हम सभी लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा कैसे कर सकें और लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकें कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आएं। तो आज इसी क्रम में हम नोबोनीता जी के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे, ताकि क्योंकि आपका विषय भी रहा है, असल में हमने आपसे अनुरोध इसलिए किया कि आपका विषय भी रहा है ये। आप एमएससी बॉटनी से रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्यावरण को लेकर सचेत रहते हैं, खुद भी करते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। और हम वेस्ट इंडिया की तरफ से भी आप आ रही हैं कि आप वेस्ट इंडिया के साथ भी लगातार लग करके एक आम जनमानस के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार करते रहते हैं। तो सर, क्यों ना आज हम लोग और लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय इश्यूज पे डिस्कस करें, ताकि लोग उसे सुने, समझें, उसे आत्मसात करें और अपने पर्यावरण की रक्षा हम जी, बिल्कुल कर पाए। सर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि पर्यावरण समाज से कैसे जुड़ा है और इसका संरक्षण क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पर्यावरण हम सबसे जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे अपने जो अ, सदियों से ये चला आ रहा है, जिसमें ये कहा गया कि जो हमारा ये शरीर है, जो पंचभूतों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे आस-पास हैं, प्रकृति में हैं। धरती, पानी, अग्नि, तो इन्हीं से हमारा शरीर बना है और हम उसी शरीर के साथ, अगर हम उस प्रकृति के साथ आत्मसात नहीं होते हैं, उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो पर्यावरण का संरक्षण करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उससे हमारा अपना जीवन जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हैं, अपने इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशंस के लिए, तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। सर, आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन का इतना बढ़ रहा है, ये मेन रीज़न क्या है? और सर, हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोल्यूशन कम हो सके? देखिए, पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? बाकी आप ऐसे देखो कि बाकी जो जीव-जंतु हैं, वो तो पॉल्यूशन नहीं बढ़ाते हैं। पॉल्यूशन बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो मानव का है। हम इंसान, क्योंकि हमने अपने विकास की गति को इतनी तेज़ी से बढ़ाया है। आप ऐसे देखो कि आज से 100 साल, 200 साल पहले हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना कर के रखते थे। हम कुछ भी कार्य करते थे, तो हमारे जो कार्य होते थे, उनकी गति भी धीमी होती थी और प्रकृति के साथ में जब हम मिल करके काम करते थे, तो प्रकृति अपने आप सेल्फ हीलिंग मोड में अपने आप को बदलती रहती थी, अपने आप को सुधारती रहती थी और हम उसके साथ में बदलते थे, सुधारते थे। लेकिन हमने जब विकास शुरू किया, तो हमने उसकी गति इतनी तेज़ी से बढ़ाई, हमने जो जैसे कहते हैं कि अगर हम अपने हाथों से काम करते हैं, तो हमारी एक क्षमता लिमिटेड होती है, लेकिन उससे हम जब काम कर रहे होते हैं, तो हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में होते हैं। लेकिन जब हमने मशीनों की शुरुआत की, जब हम बड़ी-बड़ी मशीनें लेकर के आए, तो हमारे सामने प्रकृति एक चैलेंज के रूप में नहीं रही। फिर हम प्रकृति को जैसे चाहे वैसे उसको हम तोड़-मरोड़ सकते थे। हम बड़े-बड़े पहाड़ों को गिरा देते हैं, बड़ी-बड़ी नदियों को मोड़ देते हैं, बड़े-बड़े जलाशय बना देते हैं, डैम बना देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें रहीं कि जिसमें विकास तो हुआ और उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन साथ-साथ प्रकृति का क्षरण भी उतनी ही तेज़ी से हुआ। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। मुझे लगता है कि शायद अनप्लान्ड डेवलपमेंट की ओर आपका इशारा है कि प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। और अनप्लान्ड डेवलपमेंट में मानवों का ही, मनुष्यों का ही सबसे बड़ा रोल रहता है, ये भी आपने अभी इंगित किया। और मैं लगे हाथ ये याद दिलाऊं कि कोविड के पीरियड में हम लोगों ने देखा था, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म सा था, सब लॉकडाउन पीरियड था, सब बैठे थे, तो उस समय कैसे प्रकृति ने अपने आप को स्वतः हील किया था। बिल्कुल। ये बहुत एग्जाम्पल है और मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों को। आपने बिल्कुल सही कहा सर।
और मैं आगे अगर बढ़ूँ तो आजकल देखा जाए वनों की कटाई बहुत हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी अगर गाड़ी से चल रहा है तो गाड़ी को पेड़ की छाँव में खड़ा करना चाहता है, लेकिन पेड़ नहीं लगाना चाहता। ऐसी टेंडेंसी हम लोगों ने देखी है। तो आपके हिसाब से स्थानीय समुदाय को, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, पौधरोपण करें, क्या किया जाना चाहिए? आप क्या ही देखिए, एक तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग इस बात को समझें कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ या एक समाज से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये पूरे धरती से जुड़ा हुआ विषय है, पूरे ग्लोबल स्केल पर अगर हम बात करें, आप ऐसे देखिए कि अगर एक किसी सपोज़ जापान में या इंडोनेशिया में भूकंप आता है, तो उसकी सुनामी का असर भारत तक आता है। एक नॉर्थ पोल पर अगर बर्फ़ पिघलती है, तो उसका असर हमारे समुद्रों पे आता है, हमारे तटीय क्षेत्रों पे आता है। तो ग्लोबल स्केल में हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी जगह पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव पूरे पूरे पर्यावरण पर कैसे पड़ रहा है। हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, बट ये डिफ़ॉरेस्टेशन समय की आवश्यकता भी है। कई जगहों पे डिफ़ॉरेस्टेशन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहाँ से मिनरल निकाले जाने हैं, वहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू की जानी है, कोई बड़ा प्लांट लगाया जाना है, तो वो भी इनएविटेबल है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि विकास हम नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य ऐसा बिठाना कि अगर हम कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं या कहीं पर हम कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं जिससे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो साथ-साथ हम उसको भी धीरे-धीरे रिफर्बिश करना शुरू करें, उसको हम धीरे-धीरे इस तरह से ठीक करना शुरू करें कि प्रकृति कुछ समय के बाद सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे हमारा अपना शरीर है, ये सेल्फ हीलिंग करता है। अगर मुझे हाथ में कट लग जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हील हो जाता है। ठीक? ऐसे ही प्रकृति भी है। लेकिन अगर इसी घाव को मैं रोज़ काटता रहूँ, रोज़ उस पे मैं मारता रहूँ या उसको छीलता, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। यही हाल प्रकृति के साथ में है। जी। बिल्कुल। अच्छा, बायोडायवर्सिटी पे भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि बायोडायवर्सिटी एक ऐसा विषय है जो प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आपका इस पे क्या सोचना है? देखिए, बायोडायवर्सिटी को अगर समझना है तो हमें प्रकृति के बीच में जाना होगा और किसी बड़े बहुत घने जंगल या कहीं से आप किसी भी जगह पे जाकर के अगर आप देखें, तो आपको छोटे से ही पैच में आपको तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े मिलेंगे, तरह-तरह के आपको उसमें जीव-जंतु मिलेंगे, आपको उसमें वनस्पतियाँ मिलेंगी। तो यही जैव विविधता है, क्योंकि जैव विविधता आप इस तरीके से कार्य करती है कि जो भी उसमें जीव हैं या जो भी उसमें पौधे हैं, वो दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक-दूसरे के रहने से ही वहाँ पर जीवित हैं। तो विविधता अपने आप आती है। वास्तव में देखा जाए तो विविधता और पर्यावरण ये दोनों एक-दूसरे के लिए एक सिम्बायोटिक सिस्टम का काम करते हैं। अगर विविधता खत्म हो जाती है, तो ये भी हानिकारक है पर्यावरण के लिए। जैसा हम लोग ने देखा कि पहले सरकारों ने प्रयास किए और मोनोकल्चर की एक्टिविटी शुरू की। जैसे एक जगह पे सिर्फ यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए या किसी एक ही खास प्रजाति के पेड़ों से वन लगाने के प्रयास किए गए। तो उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि उससे जो अन्य जीव-जंतु वहाँ पर पनपने चाहिए थे, तो उनका विकास अवरुद्ध हो गया। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम जैव विविधता की बात करते हैं, तो वो अपने आप एक ऐसी प्रक्रिया है, जो पर्यावरण और प्रकृति अपने आप करती रहती है। उसमें अलग से किसी को उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब विविधता की हम बात करते हैं, तो उसको बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक भी देखें, माइक्रोकॉस्म के लेवल तक देखें और तब उस चीज़ को समझें। जितना जितना महत्वपूर्ण उसमें एक जैसे हम मानव हैं, उतना ही महत्वपूर्ण उसमें एक चींटी और दीमक भी है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जब ये बात ध्यान में आएगी, तो विविधता और उसके बारे में भी हम जान पाएँगे। अगर हम आपकी इन बातों को सरल शब्दों में कहें तो मुझे लगता है कि शायद जैव विविधता में सारे जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे शायद एक माले के उन मोतियों के जैसे हैं जो मिल करके एक माले का निर्माण करते हैं कि अगर एक माले में से एक मोती भी टूटी तो वो पूरी की पूरी माला टूटेगी। तो पर्यावरण रूपी जो माला है इस जैव विविधता के कारण ही शायद है। आप शायद बिल्कुल, और ये इतना डेलिकेट बैलेंस होता है, ये इतना सूक्ष्म बैलेंस होता है कि यदि इसमें थोड़ा भी परिवर्तन होता है, तो उसमें किसी एक जीव के उस सिस्टम से बाहर हो जाने से, किसी एक खास पौधे के उस सिस्टम से बाहर हो जाने से, उसका बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो मल्टीपल टाइम्स उसका प्रभाव आता है और अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रही हैं,
तो उसने सबसे पहला अटैक इसी विविधता पर ही किया। उसका कारण पॉल्यूशन भी रहा, उसका कारण जो प्रकृति में हम इनपुट देते रहते हैं अलग-अलग तरीके से, उसका भी एक कारण रहा। बहुत सी जैसे हम खेतों में फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो पेस्टिसाइड फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों पर काम कर रहा है, तो उन कीड़ों पर भी काम कर रहा है जो फसलों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, जिनसे पौधों में फर्टिलाइज़ेशन होता है, जिससे उनमें निषेचन हो, उनके बीज का निर्माण हो, तो कहीं न कहीं उस पर भी असर पड़ता है। सर, हमारे जाने-अनजाने में हम लोग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर, ये सब चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ़ को अफ़ेक्ट कैसे कर रही है? इन सबों का जो सीधा असर पड़ता है, एक तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है और जो हवा और पानी जब दूषित होता है, तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और चूँकि हम एक समाज में रहते हैं, तो धीरे-धीरे करके फिर वो समाज प्रदूषित होता है। समाज में जो समाज का चरित्र है, वो प्रदूषित होता है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ पर हमको लगता है कि सिर्फ़ मैं हूँ हर चीज़ के केंद्र में और बाकी सब सिर्फ़ हमारे उपभोग की चीज़ें हैं। तो ये कहीं न कहीं इस पूरे समाज को विकृत करता है और पूरे समाज के स्वास्थ्य को खराब करता है। सर, जैसे कि आपने हेल्थ के बारे में बोला, तो सर ऐसे पॉल्यूशन से आजकल बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ रही है। सर, आप क्या सुझाव देना चाहोगे? कैसे हम लोग इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें, प्रिवेंट कर सकें? देखो मैंने शुरू में कहा कि जो हमारा शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है। अब आप एक कल्पना करो कि जैसे मुझे इस कमरे को बनाना है, तो इसमें मैं जंग लगा सरिया नहीं लगाऊँगा, मैं इसमें खराब ईंटें नहीं लगाऊँगा, मैं इसमें राख वाली सीमेंट नहीं लगाऊँगा। क्यों नहीं लगाऊँगा? क्योंकि मुझे इस कमरे को मजबूती देनी है। तो हमारा शरीर भी वैसे ही है। अगर हम पॉल्यूटेड पानी, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड फूड ले रहे हैं, तो हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं और धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये एक जनरेशन में शायद ना दिखे, 2 जनरेशन में ना दिखे, लेकिन तीसरी, चौथी पीढ़ी तक आते-आते इसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं और वो दुष्प्रभाव बहुत सूक्ष्म स्तर के होते हैं, डीएनए के स्तर पर होते हैं और जब वो परिवर्तित होता है, जब वहाँ चेंजेज़ आते हैं, तो वो पूरी की पूरी पीढ़ी का नाश होता है। बिल्कुल सही सर। और मुझे लगता है आपसे ये जानूँ कि आप क्या अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कंज़र्वेशन के लिए कुछ करते हैं जो डे टू डे लाइफ़ में? अगर कुछ ऐसा हो तो ज़रूर बताएँ ताकि हमारे अन्य लोग भी उससे प्रेरित हो सकें। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि एक तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रखना और जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उनको कंट्रोल करना। जैसे मेरी आदत है मैं जब भी कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मैं लाइट, पंखे और अगर एसी चल रहा हो तो मैं हमेशा उसको ऑफ करके बाहर निकलता हूँ। इसी तरह से पानी कैसे बचाया जा सकता है उस पे मेरा प्रयास होता है। जैसे हम लोग छोटे-छोटे प्रयास कर सकते हैं कि नहाते समय शावर की जगह हम बकेट का इस्तेमाल करें। जब हम फेस वॉश करते हैं तो उस समय सिंक में पानी उतना ही निकालें और बंद करके उसको इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एक छोटा प्रयास मैंने किया कि जो हमारे घरों में टॉयलेट के सिस्टम्स होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है, यदि हम उसमें एक 1 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में पानी भर के उसके अंदर रख दें, तो हर बार जब हम फ्लश करते हैं तो वो 1 लीटर पानी बचाते हैं। तो अगर आप ऐसे सोचें तो आप साल भर में हज़ारों लीटर पानी बचा सकते हैं और ये वो पानी होता है जो पीने योग्य होता है और जिसको हम बाहर ₹20 प्रति लीटर से खरीदते हैं। तो आजकल जैसे हर सिटीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे कि सर इवन वो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो भी बहुत ट्रेंड में है। सर, तो इसका फ़ायदा कैसे हो रहा है? क्या चेंजेस ला रहे हैं ये सोसाइटी में? रिन्यूएबल एनर्जी की बात अगर करें तो उसका उपयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। शायद उसमें भी और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। हाइड्रोजन एनर्जी और एयर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात करें तो उसमें काम अभी थोड़ा कम है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो फिर मैं वही बात करूंगा कि इसको भी ग्लोबल स्केल पर देखने की आवश्यकता है। हम आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करके अपने आसपास तो पोल्यूशन कम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए जिस बिजली की आवश्यकता होती है, उस बिजली को बनाने के लिए कहीं न कहीं कोयला जलाया जा रहा है, कहीं पानी का उपयोग हो रहा है और कहीं न कहीं पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ बैटरी में जो केमिकल यूज़ होते हैं, जो लेड इस्तेमाल होता है, उसकी भी रिसाइक्लिंग अगर प्रॉपर नहीं है, तो आज नहीं तो 10 साल के बाद फिर उससे भी पॉल्यूशन और बढ़ेगा। तो ईवी निश्चित रूप से एक छोटे इलाके के लिए या एक शहर के लिए या शहरों में जहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ तो पॉल्यूशन का स्तर उससे काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन इसको अगर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, हाइड्रोजन एनर्जी के साथ कुछ ऐसा हम डेवलपमेंट कर सकें, हमारे रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट साइंटिस्ट उसको लेकर के आ सकें, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा योगदान होगा। सर,
व्हाट्स योर टेक ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड इसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है? सर जैसे हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा कारण है वो है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना। पहले कोयला जलाया जाता था, उससे पोल्यूशन होता था। हम सब जानते हैं आज से कई दशकों पहले इंग्लैंड में जब कोयले का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो उस समय सबसे पहले स्मॉग जो अब हम इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पर हुआ। वहाँ पे उससे बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याएँ हुई क्योंकि वो ठंडी जगह थी, वहाँ कोयले के धुएँ से, उसके सूट से जो समस्याएँ उत्पन्न हुई। तो वैसा ही अब हो रहा है जब हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये आज की आवश्यकता है। आज हम बगैर फॉसिल फ्यूल के अपना जीवन नहीं चला सकते। हो सकता है जब इसकी कमी खलने लगे या जब इसकी कमी इतनी ज़्यादा हो जाए कि फिर अल्टरनेट सोर्सेज़ पे हमको जाना पड़े, तो शायद इसका भी सॉल्यूशन निकले। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है, जो सतत रूप से चल रही है और जैसा मैंने कहा कि विकास की गति जितनी तेज़ होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी उतनी ही तेज़ होगी, क्योंकि हम उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन उसके अंदर हम डाल रहे हैं। फिर हम अपनी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने हवाओं में प्रदूषण घोल रहे हैं और नदियों से होते हुए हमारे समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। आज समुद्र में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि बचाव के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं, जहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं, उन पर इस प्रदूषण का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल स्केल पर अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं पूरी प्रकृति इस समय इम्बैलेंस में है। बिल्कुल सही बात सर। ये हम सभी इस चीज़ का अनुभव अपने डे टू डे लाइफ में भी कर रहे हैं। और अगर हम आगे बात करें सर, तो प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ा खतरा आज हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इवन जीवन के लिए, सभी के लिए बन चुका है। और उसमें भी विशेष तौर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, पैकेजिंग की चीज़ें बढ़ रही हैं, आम घरों में जा रहा है। तो इससे निपटने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ देखिए, इससे निपटने के लिए एक तो जागरूकता बढ़ानी बहुत आवश्यक है और साथ-साथ जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर इस बात को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम एक तो प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं। हम पहले की अगर बात करें आज से 30 साल, 40 साल पहले, तो हम सभी बाहर सामान खरीदने जाते थे, अपने घर से झोले लेकर के जाते थे या कागज़ के थैलों में सामान लेकर के और झोलों में रख के ले आते थे। लेकिन जैसे प्लास्टिक क्योंकि हम जैसे-जैसे जितना ज़्यादा सुविधाभोगी हो जाते हैं, आज हम झोला लेकर के क्यों नहीं चलना चाहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि दुकान पे मुझे कैरी बैग मिल जाएगा। तो एक तो इस मेंटालिटी को भी बदलने की ज़रूरत है कि हम अपने साथ में अपना बैग लेकर के चलें, जिसमें हम सामान लेकर के आते हैं और प्लास्टिक के जो पैकेजिंग मटेरियल हैं, उसकी रिसाइक्लिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। ये उन कंपनियों को भी सोचना चाहिए जो ख़ास तौर से ई-मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, जो बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स, छोटे प्रोडक्ट्स वो पैकेजिंग में भेजते हैं और आप देखें कि जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद वो सारा का सारा पैकेजिंग मटेरियल कचरा हो जाता है और हम उसको कहीं सहेजते नहीं हैं, सीधे उठा कर के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो कहीं उसकी रिसाइक्लिंग का एक तरीका एक विकसित हो कि जहाँ हम उसके कार्टन को, उसके पैकेजिंग मटेरियल को या उसके अंदर जो बबल पैक्स आते हैं उनको, प्लास्टिक को, उनको हम बचा के रखें, उनको सहेजें और उसके बाद उसको रिसाइक्लिंग के लिए दें। क्योंकि ये प्लास्टिक धीरे-धीरे एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से घुल रहा है और अब जैसा हम जानते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक के रूप में वो हमारे शरीर में भी जा रहा है। आज से 25 साल, 30 साल पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स मिला करते थे, वो काँच की बॉटल्स में आते थे। आज हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स और वो जो बॉटल होती थी उनका साइज़ निश्चित होता था। आज 200 मिलीलीटर से लेके 2 लीटर तक के कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, पानी की बॉटल्स हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पानी भी 200 मिलीलीटर के बॉटल्स में आज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति भी कम से कम 1 से 2 लीटर पानी दिन भर में पीता है। तो इस पर भी कहीं न कहीं एक सोचने की आवश्यकता है कि इस खपत को हम कैसे कम करें? जहाँ पर कि अगर हमें किसी पार्टी में या कई लोगों के गैदरिंग में अगर पानी देना है, तो हम उसको ग्लास में सर्व करें, बजाय इसके कि 200 मिलीलीटर क्योंकि वो 200 मिलीलीटर पानी 2 घूँट पानी पीने के बाद वो बोतल सिर्फ़ कचरा बनती है। तो इसके बारे में प्लास्टिक को इस तरह से रोका जा सकता है और स्वास्थ्य पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि आज हम शायद इस प्रभाव को नहीं देख पा रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक भी धीरे-धीरे जाके हमारी धमनियों में जमा हो रहा है, हमारे सिस्टम को अंदर से पॉल्यूट कर रहा है और उससे जो स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में जब रिसर्च हो, तो शायद इस पर कोई प्रकाश डाले, कोई वैज्ञानिक इसके बारे में बात करे और मुझे लगता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। सही बात। सर इंडिया एक यंग कंट्री है। सर हम लोगों में अभी एजुकेशन रेट भी बहुत बढ़ चुका है। सर पर अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि सर यूथ भी दे नो व्हाट इज पोल्यूशन, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट बट दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स
तो सर हम लोग यूथ को एक्टिव कैसे बना सकते हैं सर? हम लोग उनको प्रेरित कैसे करें कि वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि ये एनवायरनमेंट को बचाना है? उसके लिए देखिए मैं समझता हूँ कि एक तो जब बच्चा 13 साल 14 साल का हो रहा है, जब वो 7th 8th या हाई स्कूल तक आ रहा है, तो उस समय उसके अंदर वो चेतना विकसित करनी चाहिए स्कूलों में। जैसे स्कूलों में जो समर वेकेशन की छुट्टियों में जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, अगर उनको होमवर्क में लेकर सिर्फ ये कहा जाए कि आप बस नेचर में जाओगे, प्रकृति में रहोगे, खेतों में जाओगे, आप मिट्टी में खेलोगे, तो उसको एक आभास होगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में सोचना है। तब वो शायद जानेगा कि अगर इसको मैं गंदा कर रहा हूँ, इसको मैं पॉल्यूट कर रहा हूँ, तो इसका मेरे ऊपर दुष्प्रभाव हो रहा है। दूसरी चीज़, यूथ को डायरेक्ट पर्यावरण के साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर यूथ के अंदर ये भावना आई कि नेचर ही एक बेस्ट हीलर है, तो अपनी बहुत सी समस्याओं का वो सॉल्यूशन नेचर में जब ढूँढना शुरू करेगा, पाना शुरू करेगा, तो धीरे-धीरे पर्यावरण को सुधारना शुरू करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जो लड़के पढ़ते हैं, अगर वो अपने उस 3 साल, 4 साल के वक़्फ़े को इस तरीके से यूज़ करें कि हर साल वो एक पेड़ लगाएँगे, और जब वो कॉलेज छोड़ के जाएँगे तो अपने आने वाले नए जो बच्चे हैं उनको भी सहेजेंगे कि आप इसकी भी देखभाल करो, और साथ-साथ वो भी 4 पेड़ लगाएँ। तो आप ऐसे सोचो कि खाली इस विश्वविद्यालय में जहाँ 30,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर हर साल 30,000 पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, तो 5 साल में लाखों पौधे लगा सकते हैं हम। उनकी केयर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, न केवल संस्थान में बल्कि संस्थान के बाहर भी। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए अगर उनको जोड़ें, और जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि जब मैं कभी किसी नेचर पार्क में जाता हूँ, किसी फॉरेस्ट रिज़र्व में जाता हूँ, तो वहाँ का एक-एक व्यक्ति इस बात का ख़ास ख़्याल रखता है कि हम जंगल में कोई भी कचरा ना फेंकें, कोई प्लास्टिक ना फेंकें, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो प्लास्टिक कोई हर्बीवोर खाता है, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। हर्बीवोर नहीं रहेगा तो कार्निवोर्स नहीं रहेंगे, टाइगर्स नहीं रहेंगे, और अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। तो जब वो उनकी जीविका से जुड़ जाता है, तो उसके बारे में वो ध्यान देते हैं। क्या ये चीज़, और मैं पूछना चाहूँगा आपसे आपके स्टेटमेंट के बाद, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो समय आ चुका है कि डिग्री से, जो प्लांटेशन वाली बात आपने कही, उसको अब डिग्री से जो पहले भी बातें ये उठती रही हैं कि अब कम से कम 1 या 2 प्लांट लगाए बच्चा अपने उस 2 साल 3 साल की डिग्री में, तभी उसको डिग्री मिले। क्या वो समय आ चुका है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि एक, और न केवल पौधे लगाना बल्कि एक कम्युनिटी के स्तर पर जाकर के सोचना, उस स्तर पर जाकर के सोचना, कुछ क्रेडिट अगर उसको इन एक्टिविटीज़ के लिए भी मिलते हैं, तो निश्चित ही वो उनकी तरफ प्रेरित होगा। और मैं कहता हूँ, अगर मैं समझता हूँ कि अगर 50% भी छात्र-छात्राएँ अगर इसके लिए उनके अंदर एक प्रेरणा आती है, उनको लगता है कि नहीं ये काम सिर्फ़ क्रेडिट के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इससे हमको इसका लाभ मिलता दिख रहा है, तो निश्चित रूप से उसको और आगे तक बढ़ाएँगे। ये बात सही है कि जो आज पौधा लगाया जा रहा है, उसके लाभ हो सकता है 10 साल के बाद दिखाई पड़ें। लेकिन एक बार क्रम शुरू हो जाएगा, तो जो पीछे बच्चे आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो अगले 10 साल में उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जुड़ेंगे, तो उस बात को वो आगे बढ़ाएँगे और आगे लेकर के जाएँगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। सर आशा करते हैं कि आपके साथ ये एनवायरनमेंट पर ये जो कन्वर्सेशन है, ये बहुत लोगों तक पहुँचे एंड आप सिटीज़न से एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीज़न बन जाए एंड एनवायरनमेंट को बचाए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।